स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था जो 16 महाजनपद थे उनके राजतंत्रीय व्यवस्था के बारे में। आज जो क्रमशः वही 16 महाजनपद हैं उनके गणतंत्रीय व्यवस्था के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि 16 महाजनपदों में जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी वह किस प्रकार से थी। तो जैसा कि जानते हैं कि जन से ही जनपद की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, क्योंकि बहुत पहले कबीले होते थे। कबीलों के बाद वही कबीलों के जो प्रमुख होते थे वे धीरे धीरे राजा बन गए और जन से ही जनपद की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। क्योंकि वैदिक काल में ही राजा शब्द का वर्णन मिलता है और राजा के भू क्षेत्रों के बारे में भी वर्णन मिलता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो महाजनपदों की जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जन से जनपद की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अगला है कि गण राज्यों की जो सामान्य विशेषताएं होती थी वे कौन कौन सी होती थी। तो राजतंत्र में हमने आपको पढ़ाया था कि जो राजा होता था वो या तो प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व का होता था या जो समृद्धशाली होता था, शक्ति संपन्न होता था, वही राजा बनता था और सामान्य जनता पर या प्रजा पर उसका पूर्ण अधिकार था। लेकिन जब हम गणतंत्रीय व्यवस्था पढ़ते हैं तो गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा जो होता है उसका अपने ही लोगों के बीच में सामान्य जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। अर्थात गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव किया जाता था। लोग अपनों में से ही जो बुद्धिमान होता था, शक्तिशाली होता था, उसे राजा बना दिया जाता था। उस राजा को सलाह देने के लिए कुछ मंत्रिपरिषद या परिषद जैसी संस्थाएं होती थीं। गण राज्यों की जो एक अपनी विशेषता थी कि ये बड़े लोगों का या अपने से बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनका सम्मान करते थे। आपस में ये लोग वाद विवाद, डिबेट, किसी मुद्दे पर डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे। इसी के साथ साथ जो इनकी अपनी प्राचीन परंपराएं होती थी उनका ही ये बहुत ही अच्छी तरीके से उन परंपराओं का पालन करते थे। सारे सदस्य मिलकर किसी विशेष मुद्दे पर अगर सामान्य जन से हित से जुड़ा हुआ कोई भी अगर मुद्दा था या अहित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा था तो सामान्य लोग आपस में मिलकर उस मुद्दे पर विचार विमर्श करते थे। इसके बाद एक भवन होता था जिसे संस्थागार कहते थे या सभा भवन कहते थे। उस भवन में एकत्रित होकर बहुमत से उस विषय से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लिया जाता था। कार्यवाही को संचालित करने के लिए गणपूरक नामक अधिकारी हुआ करता था। अर्थात कार्यवाही प्रारंभ की जाए, संचालित की जाए, इसके लिए गणपूरक नामक जो अधिकारी होता था उसका यह काम होता था कि कार्यवाही प्रारंभ की जाए। वो उसके देखरेख में कार्यवाही प्रारंभ की जाती थी। अगला क्या है कि मतों की गणना करने वाले जो अधिकारी थे वो सलाका ग्राहक कहलाते थे। यहाँ मत का मतलब है किसी भी विशेष मुद्दे पर जब निर्णय होता था तो बहुमत से होता था। अर्थात 50 या 100 लोग सदस्य या सदस्यों की संख्या कितनी भी हो सकती थी उसमें मतदान कराया जाता था। सामान्यतया बहुमत वाले जो मतदान होते थे, पक्ष होते थे, उनके विषय में निर्णय दिया जाता था या उनके सुझावों का पालन किया जाता था। तो इन मतों की जो गणना होती थी वो सलाका ग्राहक करते थे। अर्थात मतों की गणना करने वाले जो अधिकारी थे वो सलाका ग्राहक थे। अगला था कि गणतंत्र के लोग क्या थे, आपस में खुशहाल थे। सामान्य जनता राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करना वह अपना धर्म समझती थी। इसके बाद देखते हैं कि जो गणराज्यों की है वो अपनी
दुर्बलताएं क्या हैं, अर्थात इनकी कमजोरियां क्या है। तो गणराज्य जो होते थे वो प्रायः छोटे छोटे क्षेत्रों में के भूस्वामी होते थे, इसलिए ये लोग आपस में ईर्ष्या, द्वेष, कलह से पीड़ित रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। एकता की भावना इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए बड़े बड़े राजाओं ने बहुत ही जल्दी इन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि गणराज्यों की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो महाजनपदीय व्यवस्था थी उसमें राजतंत्रीय विशेषताएं क्या थी या राजतंत्रीय स्वरूप क्या था। आज हमने आपको बताया गणतंत्रीय स्वरूप क्या है। तो गणतंत्रीय स्वरूप में सामान्य सा अंतर है कि राजतंत्रीय स्वरूप जो होता था उसमें राजा प्रभुत्वशाली व्यक्ति खुद बनता था, राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन उस राजा को नियमित कर भी मिलता था, वो नियमित सेना भी रखता था। लेकिन गणतंत्रीय व्यवस्था में जब हम जाते हैं तो राजा का चुनाव आम जनता करती है। राजा वहाँ एक पद ना हो, राजा वहाँ एक जो है प्रभुत्वशाली व्यक्ति ना होकर राजा की संज्ञा पद से दी जाती थी, जिसमें कई कई छोटे छोटे भूस्वामी जो होते थे वे भी अपने आप को राजा कहते थे। सामान्य मुद्दों पर जो निर्णय लिया जाता था वो बहुमत से लिया जाता था, और अगर वहाँ की जनता को, गणतंत्र की जनता को समझ में नहीं आता था कि ये राजा प्रजा के हित में कार्य नहीं कर रहा है, तो सामान्यतः उस राजा को की जगह दूसरे राजा का चुनाव कर लिया जाता था। लोग बड़ों का सम्मान करते थे, आपस में डिबेट करके किसी मुद्दे का हल निकालते थे। जहाँ डिबेट होता था, वाद विवाद होता था, वो सभागार नामक एक संस्था थी, उसको संस्थागार बोलते हैं, जिसे सभा भवन बोलते थे। जब किसी मुद्दे पर निर्णय लेना होता था तो प्राय लोगों से मत लिए जाते थे। जिनकी संख्या ज़्यादा होती थी ऐसे मुद्दे सॉल्यूशन के लिए, सुझाव के लिए रखे जाते थे। उन मतों की जो गणना का काम होता था उसका काम सलाह का ग्राहक करते थे, अर्थात सलाह का ग्राहक ऐसे अधिकारी थे जो मतों की गणना करते थे। गणतंत्र में प्राय लोग राजा का बहुत ही सम्मान करते थे, लोग खुशहाल थे और इनकी एकता आपस में बनी हुई थी। लेकिन इसी के साथ साथ गणतंत्र की अपनी कुछ कमजोरियां भी थी। क्योंकि गणतंत्र में राजा का चुनाव आम जनता के बीच से किया जाता था, इसलिए राजा का पद बहुत ही प्रभुत्वशाली नहीं था। किसी भी मुद्दे पर ये आपस में डिबेट करते रहते थे। इस वजह से आपस में प्रतिशोध की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना इनमें बलवती होती चली गई। छोटे छोटे भूस्वामी भी अपने आप को राजा कहते थे, इसलिए इसमें एकता धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये राज्य चूँकि बहुत छोटे थे, इसलिए जब बड़े राज्यों ने इन पर आक्रमण किया तो ये उनका सामना, चूँकि इनमें एकता की बहुत बड़ी कमी आ गई थी, इसलिए ये एकत्रित होकर उन बड़े राज्यों का सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे बड़े राज्यों के उपनिवेश बन गए। तो आज हमने आपको गणतंत्रीय व्यवस्था बताया, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो गणतंत्रीय व्यवस्था में प्रमुखतया क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, वह कौन सा होगा। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि गणतंत्रीय व्यवस्था में प्रायः राजा होता था खुद से प्रभुत्वशाली व्यक्ति या जनता द्वारा निर्वाचित। तो आपको पता है कि गणतंत्रीय व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, आम जनता के बीच में जो निर्वाचित किया जाता था वही व्यक्ति राजा होता था। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है कि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद क्या था, वंशानुगत था, वंशानुगत नहीं था। तो आपको पता है कि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि गणतंत्रीय व्यवस्था में या महाजनपदीय व्यवस्था में संस्थागार का मतलब क्या होता था। तो महाजनपदीय व्यवस्था में संस्थागार का मतलब एक सभा भवन होता था, जिसमें कई लोग एकत्रित होकर किसी विशेष विषय से संबंधित मुद्दों को सॉल्व करते थे, उन मुद्दों का हल वहाँ निकालते थे। अगला प्रश्न हो सकता है कि जो गणपूरक अधिकारी होता था, इस सभा भवन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जो अधिकारी होता था
वो कौन सा था? तो गणपूरक जो अधिकारी होता था वो सभा भवन का संचालन करता था। एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कि सलाका ग्राहक किसे कहते हैं? तो सलाका ग्राहक उसे कहते थे जो मतों की गणना करता था। अर्थात महाजनपदीय व्यवस्था में जो गणतंत्रीय व्यवस्था है उसमें सलाका ग्राहक का काम ये होता था कि वो मतों की गणना करता था। तो आज जो आपका गणतंत्रीय व्यवस्था है महाजनपदों की यहीं समाप्त होती है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे मगध का उत्कर्ष, द राइजिंग ऑफ मगध एम्पायर्स, अर्थात मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है और मगध की अपनी भौगोलिक स्थिति क्या थी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए कल की क्लास को अटेंड जरूर करें, उस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप पढ़ें। इसी के साथ ये जो आपकी अपनी क्लास है आज मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे आपके अपने अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ये जो चैनल आपका है स्टडी विद टाइगर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।